केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 6.8% की रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। कल होगा आम बजट पेश। राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने बोला हमला। बाबूलाल मरांडी और चप्पई सोरेन ने बताया आदिवासी समाज का अपमान। रांची में मिले एक संदिग्ध के बाद गुइलेन बैरे सिंड्रोम को लेकर राज्य सरकार गंभीर। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, तैयारियों की ली जानकारी। और रांची में सड़क सुरक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश की जीडीपी दर 6.3 से 6.8% तक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 5.4% की दर से बढ़ी है। ये आरबीआई के 7% के अनुमान से कम है। वहीं अप्रैल जून में भी जीडीपी वृद्धि अगर हम देखें तो जीडीपी वृद्धि केंद्रीय बैंक के अनुमान से धीमी रही है। ऐसे में विकास दर को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट किस तरह के अनुमान देती है, क्या संभावनाएं बताती है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लगातार हम इस पर आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में किन बातों को। शिशिर जी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम जानना चाहेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, वो कौन से बड़े मोर्चे हैं जिसमें भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर सबकी नजरें हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के एक स्तंभ के रूप में विश्व के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। उन्होंने उभरती टेक्नोलॉजी की सराहना करते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज करा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को एक वैश्विक नवाचार पावर हाउस बनाना है। विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को झूठा वायदा करार दिया और साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान बहुत थक गई थी। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर कहा कि झूठे वादे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहा। इस पर सोनिया गांधी कहती हैं पुअर लेडी, राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी। Boring. No comment. No, poorly. The president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो गया, थोड़ा पीछे हो गया। आ रही है तो क्या करें? सोनिया गांधी के इस बयान पर विवाद भी शुरू हो गया है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल किए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस की प्रवृत्ति को दर्शाता है। मैं और भाजपा का हर कार्यकर्ता सोनिया गांधी द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बेचारी शब्द के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता हूं। जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस पार्टी की अभिजात्य, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। उधर बिहार के सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रपति को रबर स्टंप बताया है और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा संसद में दिया गया अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। पति हैं वो तो स्टाम्प है। झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की। ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की, रोजगार बढ़ाने। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सांसद पप्पू यादव द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टाम्प कहे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है कि क्या आदिवासी समाज की सम्मानित महिला का अपमान करने वाले कांग्रेस समर्थित सांसद पप्पू यादव से माफी मंगवाएंगे या फिर अपनी भाभी सीता सोरेन के अपमान की तरह इसे भी नजरअंदाज कर चुप्पी साध लेंगे। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने भी राष्ट्रपति के अपमान पर कांग्रेस को घेरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी आदिवासी महिला के बारे में कांग्रेस की यही सोच है। यह आदिवासी समाज के साथ साथ सभी महिलाओं का अपमान है। जहाँ उसमें श्रीमती सोनिया गांधी के मुंह से जो आदिवासी महिला के प्रति में जो शब्द बोल के जो अपमानित किया है आदिवासी महिला, सभी महिला को, ये सुनने लायक भी नहीं। संसद में कल देश का आम बजट पेश होगा। राज्य के लोगों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। साहिबगंज जिले के लोगों ने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में आवश्यक कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई है। जो बजट में मध्यम वर्ग को अधिक से अधिक ऋण मिले और रोजगार मिले, रोजगार नहीं मिलने से पलायन संख्या बढ़ेगी और रोजगार मिलना जरूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों चीज को फ्री सरकार को करना चाहिए सबके लिए, आम जनता के लिए। जितने भी भारत में जनसंख्या है सबको फ्री करना चाहिए और कोई भी चीज फ्री नहीं देना चाहिए। इनकम टैक्स का स्लैब को बढ़ाना चाहिए सरकार को। व्यापारी वर्ग को बैंक के द्वारा विशेष सुविधा मिलना चाहिए। जो ब्याज का रकम है उसको कम होना चाहिए। खूंटी के लोगों ने भी आम बजट पर अपनी उम्मीदें जताई हैं। लोगों ने कहा कि इस बार का बजट महंगाई कम करने वाला होगा, ऐसा उन्हें उम्मीद है। का बजट सीतारमन जी के द्वारा जो पेश करना है उसमें से किसानों का हक हित को देखा जाए और खास करके जो गरीब तबका के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, जिनको खाद्य पदार्थों में बहुत सारी महंगाई झेलना पड़ रहा है, आज के परिस्थिति में अगर बजट में इनको राहत दिया जाता है तो ये केंद्र सरकार के लिए बड़ी बात होगी। भारत सरकार वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसा बजट होनी चाहिए कि रोजगार अधिक से अधिक लोगों को, बेरोजगार युवकों को प्राप्त हुए। साथ ही साथ महंगाई पर कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं होगा तो हर चीज का दाम बढ़ते जाए। बोकारो जिले के लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में केंद्र सरकार आम लोगों को राहत देगी। मध्यम एवं गरीब तबके के लोगों को महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी।
जो मध्यम वर्ग है उसका ख्याल रखा जाए, ध्यान रखा जाए, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है घोर उपेक्षा का शिकार है। जो बड़े उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, कई रियायतें हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो मध्यम वर्ग है उसका भी ख्याल रखा जाए। जाते हैं और जीएसटी वेस्टी बहुत ज़्यादा लग जाता है और हम लोग को मिलता नहीं है। फुटपाथ दुकान है, जीएसटी कहाँ से काटेंगे हम लोग। और क्या होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। गुइलेन बैरे सिंड्रोम जीबीएस का मरीज मिलने पर आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री ने जीबीएस से निपटने के लिए विभाग द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीबीएस की रोकथाम पूरी तत्परता के साथ की जानी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। झारखंड में इन दिनों सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज रांची में सड़क सुरक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा समेत विभाग के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। रांची में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि इस कार्यशाला के जरिए जो सुझाव सामने आएंगे उसे सरकार धरातल पर उतारने की दिशा में काम करेगी। माह जो हम मना रहे हैं परिवार के नाम से, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरे समझ से लगता है कि इसके और जो सजेशंस आएंगे उसको विभाग को एक्सेप्ट करके एक नया तरीका अपनाना चाहिए ताकि और बेहतर इसके परिणाम आ सके। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन से संबंधित जानकारियां बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन पदाधिकारी जल्दबाजी में किसी को भी लाइसेंस निर्गत न करे। 2-3 चीजें इसमें काफी महत्वपूर्ण है। जैसे एनडीआई गाड़ी को जो फिटनेस देते हैं बिना समझे, सिर्फ फॉर्मेलिटी या कोई दूसरे वजह से फिटनेस नहीं मिलना चाहिए, ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। और ड्राइविंग लाइसेंस हम इशू करते हैं तो उसमें जो प्रक्रिया है ड्राइविंग लाइसेंस देने का उसको हम सही तरीके से फॉलो नहीं करते। मौके पर परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। या कोई ग्रुप वगैरह आप बनाएं अपने स्कूल्स में जो कि बच्चों को सेंसिटाइज करें, क्योंकि अगर हम लोग अपने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कैच कर लिए, उनको सेंसिटाइज कर दिए, तो अभी जो भी हो रहा है तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले 8-10 दिन में ये समस्याएं काफी कम हो जाएगी। कार्यक्रम में एडीजी संजय आनंद लाटकर और पुलिस के कई वरीय अधिकारियों समेत परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका में रन फॉर रोड सेफ्टी के साथ आज सुरक्षा सप्ताह का समापन हो गया। उपायुक्त आंजलिलू टोड्डे, पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार और डीटीओ जयप्रकाश करमाली ने रन फॉर रोड सेफ्टी में हिस्सा लिया। दुमका में सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित रन फॉर रोड सेफ्टी डीसी चौक से निकलकर इंडोर स्टेडियम तक गया। मौके पर उपायुक्त ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में जब किसी की मौत होती है तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है, इसलिए सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब एक आदमी का डेथ होने पे, एक्सीडेंट पे पूरा परिवार रोड पे आ जाता है। ये हम लोग सभी इसको जितना हो सकता है उतना प्रचार प्रसार करने का आवश्यकता है कि रोड सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि दुमका जिले में 2023 की तुलना में 2024 में सड़क हादसे में मृत्यु दर में कमी आई है। 2025 में इसे और कम करने का संकल्प सभी को लेना चाहिए। 2023 की तुलना में 2024 में मृत्यु दर में हम लोग कमी लाने में हम सफल हुए हैं और ये साल संकल्प का साल है कि हम लोग सड़क दुर्घटना में हताहत होने वाले लोगों की संख्या कम से कम करें। रन फॉर रोड सेफ्टी के दौरान लोगों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने, सड़क सुरक्षा के नियमों और गति सीमा का पालन करने के लिए इस दौड़ में जिले के अधिकारियों के अलावा आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा राज्य सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जेरेडा एवं टेरी के संयुक्त तत्वाधान में आज रांची में लघु एवं मध्यम उद्योग ऊर्जा बचत पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य भर से छोटे एवं मध्यम उद्योग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रांची में लघु एवं मध्यम उद्योग ऊर्जा बचत पर आयोजित समीक्षा बैठक में जेरेडा के निदेशक के वर्मा ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा से संचालित उद्योग को बढ़ावा देना है। ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें जो सोलर पैनल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर सेल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करते हैं, और उनको वो PLI स्कीम में ले ले, उनको वो कम दर पर जो है लोन मुहैया कराए और यह सुनिश्चित करें कि इन उद्योगों का विकास हो। MSME के ज्वाइंट डायरेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि इस बैठक में उद्योग से जुड़े लोगों को ऊर्जा की बचत के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। एक MSME के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, कॉम्पिटिटिव होना चाहता है और सस्टेनेबल होना चाहता है, तो एनर्जी कॉस्ट को उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। टेरी के सीनियर डायरेक्टर गिरीश शेट्टी ने बताया कि यह बैठक रांची में पहली बार हो रही है और इसमें ऊर्जा बचत से संबंधित जानकारी झारखंड के छोटे एवं मध्यम उद्यमियों को दी जा रही है। कैसे ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, सोलर लगा सकते हैं, और क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं, सिडबी की जो स्कीम्स हैं, जिससे का बेनिफिट वो ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा की बचत के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। झारखंड के छोटे एवं मध्यम उद्योगों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए रांची में पहली बार बैठक की गई है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। बोकारो जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने पेटरवार के कानेडी गांव में एक प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र के हॉस्टल में चल रहे अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में टीम ने लगभग 1300 लीटर तैयार शराब, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतलें और अन्य सामग्री जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली में पिछले दिनों हुए एक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त कांड में संलिप्त 4 प्राथमिकी एवं 1 अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं कांड में प्रयुक्त 3 चाकू एवं 4 मोबाइल भी बरामद किया गया है। अप्राथमिकी जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं शानू बच्चा, सलामत, फरहान, ये लोग मृतक को घर से सलामत के माध्यम से बुलवाए और बुलाने के बाद एक जगह वे लोग जमा होकर चाकू से इनकी हत्या कर दी। सरायकेला पुलिस ने कुचाई थाना क्षेत्र से अवैध अफीम की खेती में शामिल 4 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने बताया कि दलभंगा ओपी क्षेत्र के रोमगंजा गांव में पहाड़ी क्षेत्र में अफीम की खेती की जानकारी मिली थी। इस सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल द्वारा मेमोरजंगा गांव में 3 एकड़ से अधिक भूमि में लगाए गए अफीम के पौधे को नष्ट किया गया है। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने आज समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन कर भू अर्जन से संबंधित मामलों का निपटारा किया। उन्होंने कई मामलों में अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। करीब 35 वर्षों तक सेवा देने के बाद आज दूरदर्शन केंद्र रांची के 3 कर्मी सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने वालों में वरीय लेखापाल सोमेन नंदी, वरीय तकनीशियन AK वर्मा और MTS थूपा प्रधान शामिल हैं। इनकी सेवानिवृत्ति के मौके पर दूरदर्शन केंद्र में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यालय प्रमुख संजीव कुमार समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
उधर आकाशवाणी केंद्र रांची में भी 6 अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। उपनिदेशक अभियंत्रण आनंद प्रकाश सिंह, कार्यक्रम अधिशासी पंकज मिश्रा, सहायक अभियंता राजीव कुमार झा, वरीय उद्घोषक कुमार विनोद, अभियंता सहायक विनोद श्रीवास्तव और MTS कीनू लिंडा सेवानिवृत्त होने वालों में शामिल हैं। इस मौके पर आकाशवाणी केंद्र में विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्र प्रमुख समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। और आइए अब देखते हैं जिलों से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। जामताड़ा की उपायुक्त कुमुद सहाय ने भू-अर्जन पदाधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रैयतों को समय पर भुगतान करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने गुमला शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण, मार्गों एवं कॉलोनियों की साफ सफाई तथा चिकित्सा एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर उनका सुझाव लिया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। गुमला जिले के खान विभाग के टास्क फोर्स ने अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान बालू की अवैध ढुलाई करने वाले 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। टास्क फोर्स ने बालू सहित 10 वाहनों को भी जब्त किया है। साथ ही 2 क्रशरों को सील कर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह में सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। चतरा से कोडरमा जा रही एक यात्री बस आज सुबह बरही ओवरब्रिज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना पिकअप वैन से बस के टकराने से हुई। इस दुर्घटना में बस के उपचालक विजय राम, जो झुमरी तिलैया का रहने वाला था, की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवघर जिले में चौकीदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 22 दिसंबर को हुई लिखित परीक्षा के बाद अब शारीरिक जांच परीक्षा हो रही है। पिछले 2 दिनों में जैब ग्राउंड में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में 857 अभ्यर्थी शामिल हुए। धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने स्वास्थ्य एवं पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने SNMMCH के सुदृढ़ीकरण के अलावा चिकित्सा छात्रावास में विद्युत कनेक्शन और सुरक्षा के लिए होमगार्ड तैनात करने का निर्देश दिया। पेयजल विभाग को पानी टंकी लगाने के लिए 1 सप्ताह में करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यह इतिहास का एक ऐसा पल है जो अविस्मरणीय है। आस्था के महापर्व महाकुंभ को लेकर पूरे देश में उत्साह है। पवित्र संगम में स्नान करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु धर्मनगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए परिसर खोल दिया है। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रावास के विद्यार्थियों की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने ये भी अपील की है कि स्टेशन पे अनावश्यक भीड़ न जुटाएं। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। अश्विनी हमारे साथ। जो भी किसी कोने में किसी प्रकार का मदद करने में सक्षम है वो कर रहा है, चाहे वो WH के सामने पानी और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे SSL के PUC अन्य हॉस्टलों के सामने प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो, भंडारे का कार्यक्रम हो, बिस्किट बांटने का कार्यक्रम हो, कंबल बांटने का कार्यक्रम हो, ये लगातार चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति से
लगभग 30,000 लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में रुके थे, जिनको रात भर रोका गया। सुबह 9 बजे के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। वो लोग बाहर गए, अपने घर की ओर गए। रात में रुकने की व्यवस्था नहीं थी, भगदड़ की सिचुएशन थी, तो हम लोगों ने कंट्रोल किया। पूरा जितना इलाहाबाद के हॉस्टल्स हैं, सब कार्यकर्ता खड़े हैं। ये देख लीजिए आप, क्या कहते हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, सब छात्र श्रद्धालुओं की लगातार मदद कर रहे हैं। कल से ही अपने 3 दोस्तों के माध्यम से सेवा करना शुरू किया उस बाइक का, और शाम तक होते हुए मैंने 18 लोगों को जोड़ा उसमें। और आज जो हमारे सीनियर्स पैसे से सक्षम है और जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने 1500 की मदद लेके यहाँ बिस्कुट की सेवा, साथ में भंडारे की सेवा रात में रखा है, और अभी जो है बिस्कुट पानी की सेवा यहाँ कराने जा रहा हूँ। सभी श्रद्धालुओं को, जैसे इतने वृद्ध लोग आ रहे हैं, उनको बाइक से छोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जितना हम लोग से हो सक रहा है। आज शाम को हम लोग अपने हॉस्टल में मेस में खाना बनवाकर वितरित करने का काम करेंगे। साथ में हमारे सभी छोटे भाई, बड़े भाई, सीनियर्स लगातार सभी सहयोग कर रहे हैं, धन भी भेज रहे हैं। हम लोग उस माध्यम से खाना बनवा रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तमाम इस प्रक्रिया में सम्मिलित। जो भीड़ भाड़ था, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रुकाने का प्रयास किया, अपने हॉस्टल में KPUC के हॉस्टल में भी रुकाया गया। व्यवस्था सरकार की तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है, और जितना भीड़ आई है, भीड़ को कंट्रोल करने की लगातार कार्य चल रही है। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 6.8% तक रह सकती है GDP ग्रोथ। कल होगा आम बजट पेश। राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने बोला हमला। बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने बताया आदिवासी समाज का अपमान। रांची में मिले एक संदिग्ध के बाद गुइलिन बैरे सिंड्रोम को लेकर राज्य सरकार गंभीर। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, तैयारियों की ली जानकारी। और रांची में सड़क सुरक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा, सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल।